कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट 21 साल तक मैं जज रहा, कानून के हिसाब से मैंने काम किए और जैसे कहा बीआरएस मैंने लिया है, वो इस बात का मेरा सबूत है। नौकरी से मुझे कोई परवाह नहीं थी। नौकरी में रहते हुए मैंने बहुत सारे काम किए, उसके बाद भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं आपको ये बात बता दूँ कि जन अदालत की बात अभी कही गई, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में अदालतों की स्थापना हज़ारों सालों के संघर्ष के बाद हुई है। ये सिस्टम जो बनाया गया है कि अदालतें होनी चाहिए डिस्प्यूट को निर्धारण करने के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हज़ारों साल के देश विदेशों में हर जगह जिस तरीके से संघर्ष चले, किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान कौन सा संस्था कर सकती है, तो जुडिशरी का जन्म हुआ और उस जुडिशरी के जन्म में सिद्धांत बने, प्रिंसिपल बने, लॉ बने। ये मैं इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक व्यवस्था बनी जिस व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका के व्यवस्था में बहुत सी कमियाँ हो सकती हैं, व्यवस्था में हर एक में कमियाँ हैं। कमियाँ व्यवस्था में नहीं है, कमियाँ लोगों के अंदर हैं। जैसे लोग होंगे वैसे ही जिस व्यवस्था में जाएंगे वैसा ही काम करेंगे। ये न्यायपालिका के साथ भी है, एग्जीक्यूटिव के साथ भी है और जुडिशरी के साथ भी और पार्लियामेंट के विधानसभा के साथ भी, आम लोगों के साथ भी है। जन अदालत को आप क्या समझते हैं? खापंचा समझ लीजिए एक तरीके से। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा देश खापंचा की तरफ लौटे? कोई संविधान हो, कोई कानून हो जिसके तहत डिसीजन हो कि कोई कुछ भी आगे कुछ भी कह दे तो आने के बाद में उस पर डिसीजन होने चाहिए? क्या ऐसा चाहते हैं आप कि देश में ऐसी व्यवस्था बने कि रेप होने के बाद में 1000-2000 रुपये देने के बाद में खापंचा एडिक्शन कर रहे हैं, केस को वापस ले लो? ऐसा नहीं हो सकता। तो जन अदालत की बात बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। हमारी व्यवस्था में कमी हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ कमी को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात एक और भी है, स्वतंत्रता का हमारा जो अधिकार है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस बात को आप लोगों को जानना होगा। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे संविधान में ही स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार 19(1) में दे रखा है। उसी संविधान के आर्टिकल 19(2) ने इस राइट के को किसी शर्तों पर, किसी कंडीशंस में इस राइट पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जो अनिल मिश्रा आप देख रहे होंगे, बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बातें कह रहा है, क्या वो स्वतंत्र उसको है? क्या आप चाहते हैं स्वतंत्र इंसान को स्थिति मिलनी चाहिए कि बाबा साहब के बारे में ऐसी बात कह सकें? तो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट कभी भी नहीं माना जा सकता। और हमारे संविधान में ही व्यवस्था है 19(2) के तहत कि अगर मानहानि के रूप में कोई मानहानि करता है या और बहुत से 7-8 ग्राउंड्स करीब उसमें है, जिसकी बेसिस पर सरकारों को, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा कि राइट टू स्पीच पर, एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई सकती हैं। उच्च राइट का इस्तेमाल करते हुए रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं देश भर में। अब मैं इस टॉपिक पर जरूर आऊँगा कि टॉपिक के बारे में लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। मैं कुछ जरूर कहूँगा अपने भाषण में कि अभी क्या हुआ 3-4 दिन पहले 3-4 दिन में आप कुछ इंसिडेंट देखिए। एक इंसिडेंट हो रही है उत्तर प्रदेश में, एक हो रही है वेस्ट बंगाल में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्वतंत्र निष्पक्ष मताधिकार की बात कर रहे हैं, मत देने से पहले आपको मत बनाना पड़ेगा। मत बनाने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप आदर्श मानते हो सकते हैं, बड़े इंसान हो सकते हैं जिसकी वजह से कहेगा मैं इनकी बात ठीक है, मैं इसको वोट दूंगा। तो ये भी आपके वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं। तो मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि 3 दिन में मैंने 2 घटनाएं देखी जिसमें मुझे बहुत भारी अंतर नज़र आया। एक उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब इस वक्त हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। और कल क्या हुआ, ये 2-3 दिन पहले की बात है, मैं बात बताऊँ उसमें क्या हुआ है। कल क्या हुआ है, कल ये हुआ है कि कल न्यू जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच का वहाँ इनॉग्रेशन हुआ है। वहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी थे और बाकी तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वहाँ पर थी, बाकी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट बहुत से जजेस भी वहाँ मौजूद थे। मुझे ऐसा लगा 2 स्पीच दी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, एक दी वहाँ पर चंदौसी में उत्तर प्रदेश में, एक दी अपना न्यू जलपाईगुड़ी बंगाल में। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप दोनों स्पीचों को ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। आपको पता चलेगा कि आपके चुनाव देने के अधिकार को, आपके जो मत को प्रभावित करने की कोशिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी हो रही है इस देश में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी तारीफ़ की, उनके सिस्टम की तारीफ़ की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ की। इलेक्शन 2027 में यूपी में होने हैं और बंगाल में इस साल होने हैं, तो ये तारीफ़ करने का मेरी समझ में बात नहीं आई। वो तारीफ़ बंगाल में नहीं मुझे दिखी ममता बनर्जी की,
ममता बनर्जी ने ये बात कही, ममता बनर्जी ने तो वहाँ पर जो है सबके सामने ये बात कही कि आपकी ड्यूटी है इसमें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और न्यायपालिका की, संविधान को, लोकतंत्र को और लोगों को इनको बचाएं, प्रोटेक्ट करें। ये बिल्कुल स्टेक पर लगा हुआ आज के समय में नष्ट होने वाला है, आप उसे देखिए। उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक वर्ड नहीं कहा, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट लेकर के आए, पढ़ के वहाँ से चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना और ये कहना, आप सुनिए उसको, कि मैं जहाँ भी जिस राज्य में जाऊँगा उस राज्य में ये बात कहूँगा कि इस राज्य की सरकार ने और हाईकोर्टों ने जो कोर्टें बनाई हैं वो बाकी राज्यों में बननी चाहिए और वहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये बात उन्होंने बंगाल में नहीं की। बंगाल में भी बहुत शानदार हाईकोर्ट का इनॉग्रेशन, हाईकोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है, ये बात चीफ जस्टिस इंडिया ने जरूर कही थी, लेकिन उनकी तारीफ नहीं करी। तो ये जो मत को प्रभावित करने का जो तरीका है वो तरह तरह से हो सकता है, कुछ कह के करते हैं, कुछ बना के करते हैं। कि ये जो अधिकार है डेमोक्रेसी में, आपको पता है कि लोकतंत्र में हमारे जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है उसके तहत चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद में पार्टियां और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ने के बाद में फिर उसके बाद में जो मेजॉरिटी में आती है वो सरकार बनाती है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और अब लोकल बॉडीज में भी स्थिति शुरू हो गई है। तो शुरुआत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ फ्री एंड फेयर मताधिकार, नॉट इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर मताधिकार जो है इलेक्शन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो नहीं सकता अगर मताधिकार आपका फ्री एंड फेयर ना हो। तो आपने जो चेंजेस इसमें जो किया है तो मैं चौंका, पहले मैंने सोचा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हो ना, फ्री एंड फेयर सफरेज की बात कर रहे हैं, वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं। इलेक्शन तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन मताधिकार जो है उसका एक अलग पहलू है और मताधिकार से ही बात शुरू होती है आगे। अगर इलेक्शन कहीं भी किसी का करवाना हो तो सबसे पहले वोटिंग राइट की बात आएगी। अब वोटिंग राइट की स्थिति देश में क्या है, अब भी समझिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ये अधिकार देता है कि वोटिंग का लिस्ट बनवाना, इलेक्शन स्वतंत्र रूप से करवाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये सरकारी चीफ जस्टिस इंडिया की नहीं है, जो हमारे अभी पहले वक्ता कह गए थे। आप संविधान में देख लीजिए, मैं एक बात गलत कह रहा हूँ तो आप मुझसे जरूर टोकिए, मेरी चुनौती है, जिसको भी टोकना चाहें मुझसे बहस कर लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही हमारे देश के संविधान ने ये शक्तियाँ दी गई हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। कोर्ट में तो केस जब जाता है तब आती है बातें, कोर्ट में केस कभी जाएगा किसी तरीके का तो उसका डिसाइड करेगा। कभी भी संविधान और हमारे इसमें न्यायपालिका को वो शक्तियाँ दे रखी हैं जो शक्तियाँ अदरवाइज एग्जीक्यूटिव को होती है। विवाद होने पर न्यायपालिका पिक्चर में आती है, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि न्यायपालिका ने पिछले करीब बहुत सालों से, मैं इस 14 की बात नहीं करूँगा, उससे पहले भी मैं देखता आ रहा हूँ कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियाँ अपने जो है अपने अंदर ले रखी हैं उन्होंने, और वो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन शक्तियों का इस्तेमाल विधायिका हमारी और जो कार्यपालिका को शक्तियाँ दे रखी थी। मैं ऐसे उचित नहीं मानता, लेकिन इस पर ज़्यादा बहस मैं इस पर नहीं करना चाहता हूँ। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने कर क्या रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो मताधिकार के लिए कम से कम पहले सबसे पहला काम शुरू होता है वोटिंग राइट का। वोटिंग राइट का मतलब क्या होगा? वोट देने का अधिकार का, यानी कि वोटिंग लिस्ट में नाम होना। अब वो आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियाँ इसमें वोट चोरी के आरोप लगा रही हैं कि इसमें वोट चोरी के लिए आप देख रहे हैं SIR चल रही है इसके समय में। SIR का काम यही है कि किस तरीके से इस देश के बहुत सारे वर्ग को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट नहीं देते हैं उनके वोट को कैसे काटा जाए। ये एक तरीका है SIR के रूप में जो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें केस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास, थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है, लेकिन अभी भी वोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखो 3 करोड़ के आसपास तो नाम गायब है। अब देखिए हर राज्य से मुझे लग रहा है नाम गायब है वोटिंग लिस्ट से, तो जुड़े कहाँ पर हैं? फिर नाम गायब हो रहे हैं, जुड़े कहाँ पर हैं? तो क्या हमारे देश की आबादी घट गई? क्या वोटर्स जो हमारे देश के बनने रहे सब लोग मरी रहे, जितना कोई भी नहीं हो रहा, 18 साल कोई पैदा नहीं हो रहा? तो ये SIR का जो विवाद है, तो ये SIR का विवाद है, वोटिंग राइट को, लोगों के वोट चोरी का जो क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को विपक्षी पार्टियों लोग उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने भी कुछ सोच समझ के इसको जरूर रखा होगा, क्योंकि सारा काम चुनाव में अगर जीतने से पहले वोट का अधिकार नहीं होगा तो करेंगे क्या। देखिए उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, वोट चोरी आपने सुनी है, मैं एक बात बताऊँगा सीट चोरी की। वो मैंने एक नया वर्ड ईजाद किया अपने समझ के अकॉर्डिंगली। हुआ ये था कि मैं सीट चोरी किसको कह रहा हूँ, यहाँ तो वोट चुरा रहे हैं वो, और SC और ST की सीटों की चोरी हो रही है। मैं लोकसभा विधानसभा की सीटों की बात कर रहा हूँ। कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा मेरा कहने का तात्पर्य है क्या। हमारे उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है टूडला,
वहाँ पर एक एमएलए बीजेपी की पार्टी से एमएलए लड़े, एसपी सिंह बघेल। मुझे नहीं पता आप में किसी को ये बात पता है कि नहीं पता। तो वो लड़े एससी कैंडिडेट से, जबकि वो एससी कैंडिडेट, आप कह रहे हो ओबीसी ओनली, एससी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, इस बार भी एमपी अभी एससी से बने हुए। तो अब समस्या क्या है, वो वहाँ समस्या है धनगढ़ की, आप ठीक कह रहे हैं, उसमें बड़ा विवाद है। 1950 का राष्ट्रपति का जो ऑर्डर है, जो शुल्क कास्ट की लिस्ट उत्तर प्रदेश में शुल्क कास्ट कौन कौन आएगा वो बनी हुई है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति ऑर्डर निकलता है सबसे पहली बार, उससे लिस्ट बनती है, और जब चेंज करना हो तो पार्लियामेंट उसमें चेंज कर सकता है, बाई किसी को पावर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों में क्या, कई राज्यों में क्या चल रहा है, जानते हुए भी कुछ जातियों को एससी जाति में नामित कर देते हैं, जानते हुए कि हम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है कि जो कि पार्लियामेंट ये काम कर सकता है, उसके बावजूद भी कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो जाति ओबीसी में या जनरल में किसी और में आती है, उसे अगर एससी बना दिया तो एक तो इलेक्शन लड़ते हैं वो एससी सीट्स पर, तो एससी की इलेक्शन की जो सीट की चोरी है वो अपने आप में करते हैं, वो है नहीं, उसके बावजूद भी हम उसको सीट दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है, नौकरियों में जाते हैं, और क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी अपना एडमिशन लेते हैं उसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर। तो धनगढ़ वाला विवाद चल रहा है, वो बंदा एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश में लॉ मिनिस्टर, मोदी जी की पिछली गवर्नमेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री और लॉ भी रहे हैं। तो एक कहानी ये हो गई। दूसरा केस क्या होता है कि जहाँ पर वो जाति का उसका है ही नहीं, यहाँ तो ये है कि जाति का तो वो उसी का है जिसको बता रहा है, लेकिन वो जाति लिस्ट में नहीं आती, तो वो जाति का दूसरा वर्जन लेकर के ये जाति भी इस जाति में मान ली जानी चाहिए, सरकार ऐसा कर रही है, और करने के बाद में वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके वो उनको चुनाव लड़वा देती हैं। दूसरा क्या होता है कि कोई है जनरल से, वो बन गया एससी कास्ट सर्टिफिकेट लेके आ गया, अब वो बात है एससी कास्ट लेने के बाद में वो एससी की सीट से चुनाव लड़ रहा है, और एससी के लोग भी उसको वोट दे रहे हैं, जानते हो, एससी के सभी को पता नहीं कि क्या स्थिति बाहर से लेकर के आए हुए हैं। तो ये जो स्थिति है हाथरस में, ये कहानी जब मैं हाथरस का रहने वाला हूँ, वहाँ पर है इस वक्त एमएलए जो हाथरस की हैं अनुराग सिंह माहौर, उनकी भी कहानी यही है। ये सब आप सब जानते हैं, हाथरस की सीट से वो रिजर्व सीट से एमएलए बनी हुई हैं आज के समय में। तो ये सीट की चोरी भी करते हैं वोट की चोरी के अलावा। अब देखो एक बात और बता दूं मैं आपको कि भावनात्मक रूप से किस तरीके से मताधिकार को इस तरह भटकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि लोग उनके पक्ष में वोट दे जाएं। आपने उत्तर प्रदेश के कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे, वोटिंग डाटा आपको मिल गया, SIR के माध्यम से तो आपके वोटिंग डाटा खत्म कर रहे हैं, वोटिंग डाटा अगर मिल भी गया तो आप वोट डालेंगे कैसे? वोट डालने के लिए जैसे मैं आपको अभी CJI का उदाहरण दिया, वो तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, लेकिन ममता बनर्जी तारीफ नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन दोनों राज्यों में 1 साल के बाद अंतराल पर होने हैं। आपने मुरादाबाद में और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों में देखा होगा कुछ राज्यों में कि एक पुलिस वाला बंदूक लेकर के मुसलमानों को आप पीछे जाइए, वोट नहीं डालने देंगे, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। मुसलमानों की तरफ से ऐसे बहुत बड़े आरोप हैं इस देश में कि हमको जो है उस मोहल्ले में, इलाके में पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और वह वोट डालने के लिए जाने ही नहीं देते। तो बताओ क्या करेंगे आप? तो वोटिंग राइट आपका है, वोट बना हुआ है, पर तो वोट्स के काटे जा रहे हैं, वोट जिनके बने हुए उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। एक ये बड़े भारी मुद्दा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जबकि आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टियां जो फ्रीबीज की बात करती हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, हम तुम्हें ये देंगे। मैं अपने ही एक बताता हूँ, एक मेरा जानकार है, मेरे ही ऑफिस में काम करता है, तो जब इलेक्शन चल रहे थे तो उससे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो? कि बीजेपी के उसमें जा रहे हैं रैली में, कि आम आदमी पार्टी वाले 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं और खाना भी देते हैं, तो हम तो बीजेपी पार्टी में जाएंगे रैली में। और बीजेपी पार्टी में रैली में गए, वोट भी दे के आए। जब जीत गए तो उनकी बिजली का बिल आना शुरू हो गया ज़्यादा, अब रो रहे हैं वो। तो वोटों के मत देने को प्रयास करने के तरीके आप देखिए कि 1000 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए। मोदी ने क्या किया कि किसान निधि 2 महीने पहले इलेक्शन से पहले 24 से किसान निधि 3000 खाते में चलेगा, तो सारे किसानों ने वोट उनको दे दिए। ऐसा बहुत देखने को मिलता है। तो ये फ्री एंड फेयर मताधिकार की जो कहानी है, ये फ्री मताधिकार की कहानी, ये इस तरीके से लोगों को प्रयास करने की कोशिश होती है। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन को हमारे को निष्पक्ष होना पड़ेगा। न्यायपालिका के जिम्मेदारी बनती है कि न्यायपालिका भी अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभाए, और जब तक ये बातें नहीं हो, हम भी लोग अपने अधिकारों को समझें। जब तक ऐसा नहीं समझेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी।